नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हम राजस्थान में पर्यटन व्यवस्था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पर्यटन दिवस जो है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, जबकि भारतीय पर्यटन दिवस जिसे हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कहते हैं वो तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को जो है मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो तो है 25 जनवरी 25 जनवरी, जबकि जो है आपको विश्व पर्यटन दिवस जो है यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसमें ऐड कर रखा है 27 सितंबर, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो मैंने आपको यहाँ पर पेन से लिख रखा है 25 जनवरी। तो यहाँ पर आगे आप देखोगे, राजस्थान देश का एक ऐसा पहला राज्य है जिसने 1989 में मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पर्यटन को किसका दर्जा दिया था? उद्योग का दर्जा दिया था। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 1989 में मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पर्यटन को किसका दर्जा दिया? उद्योग का दर्जा दिया था। मतलब पर्यटन को जो है एक तरह से उद्योग बना लिया गया, इसको उद्योग की तरह इसको जो है इस्तेमाल किया जाने लगा। तो 1989 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस कमेटी। तो उसकी सिफारिशों के आधार पर ही पर्यटन को किसका दर्जा दिया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना होगा। अब मैं आपको पर्यटन विभाग का लोगो बता देता हूं। पर्यटन विभाग का जो लोगो है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अतुल्य राजस्थान। पहले पर्यटन विभाग का लोगो था अतुल्य राजस्थान। सबसे पहले तो था 1993 में पधारो मारे देश, उसके बाद अतुल्य राजस्थान किया जा गया। फिर 2016 में इसको जाने क्या दिख जाए किया गया लोगों को। फिर अब वर्तमान में 2019 में इसको बदल कर क्या कर दिया गया है? पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, ये है वर्तमान में हमारा लोगो, पधारो मारे देश। तो ये आपको ध्यान रखना है, पधारो मारे देश। तो अब आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में जो है राजस्थान का जो है पर्यटन विभाग का लोगो क्या क्या है? वो है पधारो मारे देश। ना तो आपको जाने क्या दिख जाए करना है और ना आपको अतुल्य राजस्थान करना है। आपको पर्यटन विभाग का लोगो करना है पधारो मारे देश। ये पुराना है, ये पुराने आपको मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पर याद नहीं करने हैं। अब वर्तमान में आपको याद करना है पधारो मारे देश। ये पुराने लोगो थे पहले जो थे, लेकिन इनको आप याद नहीं करें तब भी ठीक है। अब आपको याद करना है पधारो मारे देश पर्यटन विभाग का लोगो। वर्तमान वाला याद करना जरूरी है, क्योंकि वो पूछा जाएगा कि वर्तमान में राजस्थान में जो है पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? पधारो मारे देश। ये पधारो मारे देश जो था, ये सबसे पहले ललित के पंवार के द्वारा दिया गया था। ये जो स्लोगन है, स्लोगन जिसे हम बोलते हैं नारा एक तरह से, तो ये ललित के पंवार ने सबसे पहले दिया था 1993 में। पधारो मारे देश शब्द को जब जोड़ा गया था पर्यटन विभाग के लोगों के रूप में 1993 में सबसे पहले इसको जोड़ा गया। बाद में फिर इसकी जगह अतुल्य राजस्थान कर दिया, फिर जाने क्या दिख जाए कर दिया। फिर वर्तमान में 2019 में जो है इसको दोबारा से पधारो मारे देश जो है जोड़ दिया गया है। और अब वर्तमान में 2022 में भी यही है, पधारो मारे देश। आगे आप देखोगे, राजस्थान का घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से देश में 10वां स्थान है, जबकि विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से 6वां स्थान है। घरेलू पर्यटकों का मतलब यहाँ से है कि भारत के ही पर्यटक जब आते हैं राजस्थान में तो उनको बोल रहे हैं हम यहाँ पर घरेलू पर्यटक। विदेशी पर्यटक जो भारत के बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर, वो हैं विदेशी पर्यटक। तो घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान में जो है देश का राजस्थान का जो है देश में 10वां स्थान है, जबकि विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से 6वां स्थान यहाँ पर आता है। आगे आप यहाँ पर देखोगे, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में आते हैं तथा सर्वाधिक देशी पर्यटक जो आते हैं वो कहाँ आते हैं? अजमेर में। तो सबसे ज़्यादा जो विदेश से आने वाले पर्यटक हैं वो जयपुर में आते हैं। आप देखोगे अंग्रेजों की भीड़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, बहुत सारे अंग्रेज आपने देखे होंगे जयपुर में, तो आप समझ गए होंगे विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा जयपुर में आते हैं, जबकि देशी पर्यटक सबसे ज़्यादा अजमेर में आपने देखे होंगे, क्योंकि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो भारत के ही पर्यटक अजमेर में आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को देखने के लिए। आगे आप यहाँ पर देखोगे, राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक कहाँ से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। तो विदेश से सबसे ज़्यादा जो है, विदेश में से सबसे ज़्यादा फ्रांस देश से जो है यहाँ पर पर्यटक राजस्थान में सबसे ज़्यादा आते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक
कौन से देश से आते हैं? फ्रांस से यहाँ पर आते हैं। आगे आप देखोगे राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान का पहला टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया जोधपुर जिले में। तो जोधपुर में टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर बनाया गया जिससे कि पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया जा सके। तो ये पूछा जा सकता है कि टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर जो है ये वर्तमान में जोधपुर जिले में है। तो राजस्थान सरकार ने जो है 2001 में कौन सी नीति बनाई थी? पर्यटन नीति 2001 में राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई थी। और जो है उसके बाद 2006 में जो है होटल नीति बनाई गई। कब बनाई गई होटल नीति? 2006 में। पर्यटन नीति 2001 में तो बना दी गई थी, उसके बाद दोबारा से 2007 में नई पर्यटन नीति बनाई गई। अब आपसे पूछा जाए कि नई पर्यटन नीति कब बनाई गई? 2007 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, नई पर्यटन नीति का ये कब बनाई गई है? 2007 में नई। सबसे पहले तो बनाई गई 2001 में, लेकिन वर्तमान की पूछ ली जाए तो वर्तमान में पर्यटन नीति आपको 2007 करके आना है। आगे आप देखोगे यहाँ पर 5 जून 2015 को राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई पर्यटन इकाई नीति जारी की गई। 5 जून 2015 को राजस्थान सरकार ने एक नई इकाई पर्यटन नीति जारी की। इकाई, नई पर्यटन इकाई नीति, ये इकाई नीति है, जबकि मैंने पर्यटन नीति बताया आपको नई पर्यटन नीति 2007। अंतरैन में ये एक इकाई बनाई गई, उस पर्यटन नीति की भी एक यूनिट खोली गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 5 जून 2015 को राजस्थान सरकार ने जो नई पर्यटन नीति थी उसकी भी एक यूनिट मतलब एक इकाई स्थापित कर दी। तो सबसे पहले जो है 2001 में पर्यटन नीति, 2006 में जो है होटल नीति और नई पर्यटन नीति 2007 में, और जो है 5 जून 2015 को एक नई इकाई पर्यटन नीति 2015 में जो है ये स्थापित की गई। राजस्थान सरकार द्वारा 4 पर्यटन के संभाग स्थापित किए गए, एक जोधपुर संभाग, एक उदयपुर, एक कोटा और एक अजमेर। मतलब पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के 4 संभाग हैं, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये 4 संभाग जो है ये पर्यटन की दृष्टि से बनाए गए। 7 मई 2014 को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए ओंकार सिंह लखावत। ये ओंकार सिंह लखावत जो हैं ये जो है राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति जो प्राधिकरण बोर्ड था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे ओंकार सिंह लखावत 2014 में, जिससे कि राजस्थान की धरोहरों का संरक्षण किया जा सके और उनके विकास के लिए और उनका जो है बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया था इस बोर्ड का। तो इसके अध्यक्ष सबसे पहले बनाए गए थे ओंकार सिंह लखावत। आगे आप यहाँ पर देखोगे आरटीडीसी। तो आरटीडीसी की यहाँ पर फुल फॉर्म है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आरटीडीसी की फुल फॉर्म राजस्थान टूरिज्म कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। जैसे हम बोलते हैं राजस्थान, टूरिज्म का मतलब होता है यहाँ पर पर्यटन, और डेवलपमेंट का विकास, और कॉरपोरेशन का मतलब होता है निगम। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम इसे हम बोलेंगे। तो इसका मुख्यालय, आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है, पर्यटन विकास निगम का। इसकी स्थापना 1 अप्रैल जो है 1979 को यहाँ पर की गई थी जयपुर में। यह संस्था राजस्थान में पर्यटन को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पर्यटन के जो है मेले लगाती है और उत्सवों का आयोजन करवाती है तथा राजस्थान में होटलों का प्रबंधन भी करवाती है। तो ये आरटीडीसी क्या करती है? ये कुछ ऐसे काम करेगी जिससे कि पर्यटन जो है, पर्यटक ज़्यादा आए वहाँ पर। तो पर्यटन के लिए क्या करती है? सबसे ज़्यादा आकर्षण का एक जो है तरीका होता है, जैसे मेले लगाती है। उस मेले में बहुत सारी जो है सामग्रियाँ मिलती हैं, कोई खरीद के ले जा सकता है, कुछ भी सामान वहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। खाने के सामान रहते हैं, जैसे बच्चे वहाँ पर आते हैं खाने के लिए या घूमने के लिए, लोग उसको देखने के लिए आते हैं। वहाँ पर तरह तरह की जो है खेल प्रतियोगिताएं करवाते हैं। तो ऐसे काम वहाँ पर करवाएगी ये पर्यटन विभाग आरटीडीसी, जिससे कि वहाँ लोग जो है ज़्यादा इकट्ठे हों और वहाँ जो है पर्यटन को बढ़ावा मिले, जिससे कि पर्यटन से कमाई हो। तो आप समझ गए होंगे आरटीडीसी का मुख्यालय जयपुर में है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1979 को की गई। ये जो है स्थापना पूछी जाती है, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1979। मुख्यालय कहाँ पर है? ये है जयपुर में। अब हम बात करेंगे रिटमैन की, RITTMAN। तो इसको बोलेंगे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड
ट्रेवल मैनेजमेंट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। MAN को यहाँ पर मैनेजमेंट बोला गया है। MAN जो है मैनेजमेंट के लिए जो है MAN का यूज किया गया है। तो R का मतलब यहाँ पर राजस्थान, I का मतलब इंस्टीट्यूट, T का मतलब जो है यहाँ पर ट्रेवल टूरिज्म, और दूसरा T का मतलब यहाँ पर ट्रेवल, और MAN का मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट, मतलब राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। इसका मुख्यालय भी जयपुर में है और इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996 में की गई थी। 29 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी, 29 अक्टूबर 1996। ये डेट आपको याद रखनी होंगी, 29 अक्टूबर 1996। आगे आप यहाँ पर देखोगे कार्य, यहाँ पर गाड़ी, टैक्सी चालक, होटल व्यवसायी, पर्यटन कर्मचारी को विदेशी भाषाओं को यहाँ पर ज्ञान करवाया जाता है। अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है, या फिर और भी जो भाषा हैं उन भाषाओं को बोलना सिखाया जाता है। विदेश में जो भाषाएं चल रही हैं काफ़ी देशों में, उन भाषाओं को यहाँ इन कर्मचारियों को या फिर होटल जो चलाते हैं उनको सिखाते हैं। टैक्सी चालकों को अंग्रेजी सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? जिससे कि बाहर के जो पर्यटक वहाँ पर आएँ और उनको भाषा का जो है पूरी तरह से यहाँ पर कोई सामना ना करना पड़े, उनको जो है यहाँ पर उसी भाषा में कोई भी सामान चाहिए तो वो उपलब्ध करवाया जा सके। तो पर्यटक जो है जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा आए, इस वजह से यहाँ पर जो है विदेशी भाषाओं को ज्ञान करवाया जाता है। प्रबंधन के माध्यम से पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं और पर्यटन से संबंधित नई जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। RTDC के द्वारा राजस्थान में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेले उत्सव कौन कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले मरु महोत्सव। ये जैसलमेर में, मरु शब्द से यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जैसलमेर आना चाहिए, जोधपुर नहीं होना चाहिए। कई काफ़ी अभ्यर्थी इसको जोधपुर करके आएंगे यहाँ पर, लेकिन जोधपुर नहीं है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। महीने याद रह जाएं तो ठीक है, नहीं महीने जो है पूछे नहीं जाते हैं। जनवरी फरवरी के समय में ये मेला लगता है जैसलमेर में। तो मरु महोत्सव, ये स्थान आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। तो बीकानेर में जो है ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। आगे आप देखोगे यहाँ पर तीज महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। जुलाई अगस्त के महीने की ये जो है आयोजन होता है, जुलाई में या फिर जुलाई अगस्त में ये तीज महोत्सव जो है ये जयपुर में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीज महोत्सव जयपुर। अगला आप देखोगे बड़ी तीज का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में, अगस्त के महीने में। तो बड़ी तीज महोत्सव बूंदी में, तीज महोत्सव जयपुर में और बड़ी तीज महोत्सव बूंदी में। गणगौर महोत्सव ये भी जयपुर में मनाया जाता है, गणगौर महोत्सव जयपुर। मत्स्य महोत्सव, मत्स्य जो है ज़्यादातर जो है अलवर के लिए काम में लिया जाता है यहाँ पर। तो मत्स्य महोत्सव जो है, मत्स्य उत्सव, ये अलवर में मनाया जाता है। आगे आप देखोगे पतंग महोत्सव, ये जयपुर में। तो सभी को पता है कि जयपुर में पतंगें उड़ाई जाती हैं मकर संक्रांति के दिन। तो पतंग महोत्सव जो है ये जयपुर में मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव जो है यहाँ पर उदयपुर में मनाया जाता है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ नहीं करना है आपको, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, अप्रैल के महीने में। आगे आप देखोगे यहाँ पर पतंग महोत्सव जो है यहाँ पर अप्रैल में मनाया जाता है, सॉरी जनवरी में मनाया जाता है, मकर संक्रांति के आसपास। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, ये अप्रैल में मनाया जाता है। बलून महोत्सव बाड़मेर में है, जो कि अप्रैल में लगभग अब आने वाला महीना है। तो ये उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव मनाया जाएगा और बलून महोत्सव बाड़मेर में, ये अप्रैल के महीने में ही मनाए जाने वाले हैं। तो एग्जाम जैसे नज़दीक होता है तो उसी समय की चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम जून में है तो जून के आसपास कोई महोत्सव होगा तो हो सकता है आपके एग्जाम में दे दें। जैसे मेवाड़ महोत्सव, बलून महोत्सव पूछ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में ये होने वाले हैं, तो एग्जाम से पहले ही हुए हैं, तो एग्जाम पेपर बनाने वाला इनको दे सकता है। मीरा महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, अक्टूबर महीने के आसपास। तो मीरा महोत्सव जो है चित्तौड़गढ़ में। थार महोत्सव कहाँ? बाड़मेर में। थार महोत्सव बाड़मेर। मरु महोत्सव मैंने बताया आपको जैसलमेर। थार आ गया शब्द यहाँ पर तो बाड़मेर आ गया, ठीक है। ब्रज महोत्सव जो है ये, ब्रज है यहाँ पर लिखा हुआ है, बज नहीं है, यहाँ पर ब्रज लिखा हुआ है, थोड़ा आपको ऐसा ही दिख रहा होगा, ये ब्रज ऐसे होता है ब्रज। तो ब्रज महोत्सव जो है ये भरतपुर में, क्योंकि ब्रज क्षेत्र जो है ये भरतपुर से होकर जाता है, तो यहाँ पर ब्रज एरिया भरतपुर में है। तो भरतपुर में जो है फरवरी के महीने में ये मनाया गया था ब्रज महोत्सव। डीग महोत्सव है, डीग स्थान जो है भरतपुर जिले में पड़ता है। डीग एक तहसील है भरतपुर में। तो डीग महोत्सव जो है भरतपुर में मनाया जाता है। जन्माष्टमी जब होती है तो उस दिन ये डीग महोत्सव भरतपुर में
डीग भरतपुर में ये मनाया जाता है। बूंदी महोत्सव बूंदी में मनाया जाएगा दिसंबर के महीने में। हाथी महोत्सव जो है आमेर में, हाथियों का एक गांव है आमेर जयपुर में, कुंडा गांव जिसे हम बोलते हैं, हाथियों का गांव के नाम से उसे जाना जाता है। तो वहां पर हाथी ज़्यादा हैं, तो हाथी महोत्सव आमेर जयपुर में मनाया जाता है मार्च के महीने में। आगे आप देखोगे यहाँ पर ग्रीष्म महोत्सव, ये माउंट आबू में मनाया जाता है जून के महीने में। कब? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में जून के महीने में ये मनाया जाता है। शरद महोत्सव जो है यहाँ पर माउंट आबू में दिसंबर के महीने में। तो ग्रीष्म महोत्सव गर्मियों के दिनों में जून में, और शरद महोत्सव सर्दियों के दिनों में दिसंबर में। तो ये दोनों जो है माउंट आबू सिरोही में ये मनाए जाते हैं। तो ग्रीष्म महोत्सव ध्यान रखना है आपको, माउंट आबू में जून में, और शरद महोत्सव ये भी माउंट आबू, ग्रीष्म हो चाहे शरद महोत्सव हो। जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो उस समय जो है माउंट आबू में जो है, जब गर्मियाँ खूब होती हैं जून के महीने में तो उस समय ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं। जब सर्दियाँ खूब होती है दिसंबर के आसपास तो उस समय जो है शरद महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। तो दोनों ग्रीष्म हो या शरद महोत्सव हो, दोनों माउंट आबू में मनाए जाते हैं। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर शेखावाटी महोत्सव सीकर चूरू झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र बोलते हैं हम सीकर चूरू झुंझुनू को। तो ये फरवरी के महीने में शेखावाटी महोत्सव सीकर चूरू झुंझुनू में मनाया जाता है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर गोडवाड महोत्सव, जो कि पाली में मनाया जाता है अप्रैल के आसपास। गोडवाड जो है पाली में है, गोडवाडी बोली जो है ये पाली में बोली जाती है। तो गोडवाड महोत्सव जो है यहाँ पर पाली जिले में मनाया जाता है। आगे यहाँ पर देखेंगे बागड़ का मेला जो है डूंगरपुर में लगता है नवंबर के महीने में। तो बागड़ का मेला आपसे पूछा जाए तो डूंगरपुर में लगता है। दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा में लगता है अक्टूबर और नवंबर के आसपास। तो मैंने आपको बताया भी है, राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला जो लगता है वो कोटा में ही लगता है। आगे यहाँ पर देखेंगे मारवाड़ महोत्सव, ये जोधपुर में लगेगा अक्टूबर के महीने में। अब मैंने आपको कई चीज़ बताई है, मरु महोत्सव आ जाए जैसलमेर, थार महोत्सव आ जाए बाड़मेर, अब यहाँ पर मारवाड़ महोत्सव आ गया तो ये हो गया जोधपुर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनमें अंतर आपको करना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। चंद्रभागा महोत्सव यहाँ पर है झालरापाटन झालावाड़ में। झालापाटन झालरावाड़ जो है वहाँ पर ये चंद्रभागा महोत्सव मनाया जाता है झालरापाटन झालावाड़ में। एडवेंचर स्पोर्ट महोत्सव जो है ये कोटा में मनाया जाता है। फरवरी के महीने के आसपास ये मेला लगता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स महोत्सव के नाम से इसे हम जानते हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे बेनेश्वर मेला, ये भी डूंगरपुर में लगता है, और वागड़ मेला मैंने बोला था वो भी डूंगरपुर में। दोनों ध्यान रखना है क्योंकि बेनेश्वर धाम का जो मेला लगता है वो नवाटापुरा गांव में लगता है, डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में। नवाटापुरा, ये आपको ध्यान रखना है। नवाटापुरा गांव है जहाँ पर शिव जी की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, वहाँ पर ये मेला लगता है बेनेश्वर मेला। इसे डूंगरपुर में जो है बहुत ही धूमधाम से इस मेले को जो है वहाँ पर मनाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। बहुत सारे जो है वहाँ पर भील जाति के लोग इकट्ठे होते हैं और वर वधू का चयन वहाँ पर करते हैं। पति पत्नी या फिर जो आपस में जो है वहाँ पर प्यार करते हैं वो लोग वहाँ पर जो है इकट्ठे होते हैं और आपस में जो है वहाँ पर शादी करके जाते हैं। महावीर मेला जो है करौली में लगता है, अप्रैल के महीने के आसपास ये मेला लगता है। तो महावीर मेला आपको आ जाए तो महावीर मेला यहाँ पर ध्यान रखना है, करौली में लगता है। केला देवी का मेला ये भी करौली में लगता है, अप्रैल के महीने में दोनों मेले लगते हैं, महावीर मेला और केला देवी का मेला जो है ये करौली जिले में लगते हैं। दोनों की दोनों ये आपको याद रखने हैं क्योंकि केला देवी माता का मंदिर जो है ये करौली में है, तो ये मेले दोनों करौली में लगेंगे। खांगड़ी मेला जो लगता है पाली जिले में लगता है और मार्च अप्रैल के महीने में लगता है। महीने आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आपको स्थान याद होना चाहिए। खांगड़ी मेला कहाँ लगता है? पाली में लगता है। सिंदरू मेला ये भी पाली में लगता है, दोनों याद रखना है, खांगड़ी मेला और सिंदरू मेला। तो ये दोनों कहाँ लगते हैं? पाली में लगते हैं। तो खांगड़ी मेला और सिंदरू मेला दोनों मेले जो हैं खांगड़ी और सिंदरू दोनों यहाँ पर पाली में लगते हैं। राजस्थान द्वारा आरटीडीसी द्वारा राजस्थान को 10 पर्यटन जो है यहाँ पर पर्यटन परिपथों में या सर्किटों में जो है बांटा गया है। वो 10 पर्यटन सर्किल कौन कौन से हैं उनकी भी हम बात करने वाले हैं। तो आरटीडीसी ने कौन कौन से पर्यटन सर्किट बताए हैं, उन पर्यटन सर्किटों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर ढूंढाड़ सर्किट की। तो ये 10 सर्किट बनाए गए हैं। 10 सर्किटों में पहला है ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ जो है ये जयपुर अजमेर जयपुर के आसपास के एरिया को बोलते हैं यहाँ पर। तो जयपुर आ गया, आमेर आ गया, दौसा आ गया, रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो ये सर्किट का मतलब होता है ऐसे स्थानों को जोड़ना जहाँ पर पर्यटक ज़्यादा आते हैं।
मतलब जो पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट एरिया है उन एरियाओं को आपस में एक जो है तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ढूंढाड़ सर्किट बना दिए गए एक, जैसे कि जयपुर में, अजमेर में, जयपुर में, आमेर में, दौसा में और रणथंभौर में यहाँ पर पर्यटन आते हैं, तो उनको जो है एक ही सर्किट बना दिया गया, उनका ढूंढाड़ सर्किट उनको बोला गया। तो ये ढूंढाड़ सर्किट के नाम से जाने जाएंगे। मतलब जैसे कि उनको अलग अलग नाम से नहीं जाना जा सके तो एक ही नाम बोला जाए, भाई ढूंढाड़ सर्किट घूम के आते हैं। तो ढूंढाड़ में कौन कौन आएंगे? जयपुर, आमेर, दौसा और रणथंभौर। तो इस सर्किट में राजस्थान के सबसे ज़्यादा पर्यटक इसमें ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो है पर्यटन की चीज़ें ज़्यादा हैं देखने वाली, तो इस वजह से ढूंढाड़ सर्किट में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, अलवर सर्किट नाम ले दिया जाए तो अलवर आ जाएगा प्रॉपर, सरिस्का आ जाएगा अलवर का ही, और सिलीसेट झील भी अलवर में है। तो ये पर्यटन यहाँ पर कम आते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ये फेमस भी नहीं है। तो अलवर सर्किट में अलवर आ गया, सरिस्का आ गया और सिलीसेट आ गया। तो सबसे कम पर्यटक जो है अलवर में आते हैं, अलवर सर्किट में। हाड़ौती सर्किट जो है ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ इसमें आ जाता है। हाड़ौती एरिया वाला जो है उनको, हाड़ौती जो जिले हैं उनको एक ही सर्किट में डाल दिया गया, हाड़ौती सर्किट उनको बोला गया, कोटा, बूंदी और झालावाड़। अगला है यहाँ पर शेखावाटी सर्किट। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू इस सर्किट में आते हैं, शेखावाटी सर्किट में। मेवाड़ सर्किट जो है ये इसमें आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और जयसमंद। तो ये एरिया जो है यहाँ पर मेवाड़ सर्किट में आ गए। उदयपुर, यहाँ पर ये मेवाड़ लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेवाड़ सर्किट जो है, इस मेवाड़ सर्किट में उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ आ गया और जयसमंद। तो ये जो है मेवाड़ वाले जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, उनको इसमें मेवाड़ सर्किट में शामिल किया गया। अगला है यहाँ पर बागड़ सर्किट। इसमें बागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं, तो बागड़ सर्किट में डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ जाएंगे। बागड़ क्षेत्र बोला जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। भरतपुर सर्किट में भरतपुर, धौलपुर और डीग जो है, डीग भरतपुर में ही पड़ता है। डीग एक तहसील है भरतपुर की, तो यहाँ पर ये भरतपुर में पड़ता है और धौलपुर जो है अलग से जिला है। तो भरतपुर, डीग और धौलपुर ये है जो है भरतपुर सर्किट में यहाँ पर आ जाते हैं। इस भरतपुर सर्किट की मैं बात करूँ तो इसे ब्रज मेवात सर्किट के नाम से भी हम जानते हैं, ब्रज मेवात सर्किट। तो यहाँ अगला हम देखते हैं आबू सर्किट। भरतपुर के बाद अजमेर सर्किट रह गया, तो इसमें अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर यहाँ पर आ जाते हैं। अजमेर आ गया, पुष्कर, मेड़ता आ गया, पुष्कर आ गया, मेड़ता आ गया और नागौर आ गया। तो ये अजमेर सर्किट में आ जाते हैं। पुष्कर आ गया, मेड़ता सिटी आ गया और नागौर आ गया, तो ये अजमेर सर्किट में आ जाएंगे। आबू सर्किट जो है यहाँ पर माउंट आबू में, रनकपुर और जालौर। तो आबू सर्किट जो है माउंट आबू सरोई आ जाएगा, रनकपुर पाली का एक क्षेत्र आ जाएगा और जालौर का कुछ भाग जो है इसमें आबू सर्किट में आ जाएगा। आगे यहाँ पर हम देखेंगे मरु सर्किट। तो मरु सर्किट की मैं यहाँ पर बात करूँ तो मरु सर्किट में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर का कुछ एरिया आता है जो कि पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से मरु सर्किट में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, मतलब पश्चिमी जो जिले हैं वो आ जाते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। अब ये इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं कि स्वर्णिम त्रिभुज या फिर सुनहरा त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण इसे हम बोल देते हैं, इसमें कौन कौन से जो है यहाँ पर आते हैं? दिल्ली, जयपुर और आगरा। तो ये जो है फेमस शहर यहाँ पर आ जाते हैं, दिल्ली शहर, जयपुर और आगरा, ये आते हैं स्वर्णिम त्रिकोण में। सुनहरा त्रिकोण इसे हम बोल देते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। तो स्वर्णिम त्रिकोण आपसे पूछा जाए तो तीन आपको याद होना चाहिए, आगरा, जयपुर और दिल्ली। आगरा, जयपुर और दिल्ली, ये किस में आते हैं? स्वर्णिम त्रिकोण। तो एक त्रिभुज बना लीजिए आप, यहाँ पर एक में दिल्ली आ गया, डी से मैं दिल्ली को लिख रहा हूँ, जयपुर को जे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और आगरा को मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डी, जे, ए, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वर्णिम त्रिकोण में आते हैं दिल्ली, जयपुर और आगरा। मरु त्रिकोण के अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को यहाँ पर शामिल किया गया है, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, जे जे बी, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये तीन जो हैं ये मरु त्रिकोण में। तो ये दोनों पूछे गए हैं एग्जाम में, कई बार ये पूछा गया है कि स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन सी चीज शहर आते हैं? दिल्ली, जयपुर और आगरा। मरु त्रिकोण में कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। बाड़मेर नहीं आता है मरु त्रिकोण में, ये ध्यान रखना है, बाड़मेर नहीं आएगा। मरु सर्किट में तो बाड़मेर आता है, लेकिन मरु त्रिकोण में बाड़मेर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर है मरु त्रिकोण में। तो ये चीज़ें याद रखने योग्य हैं, जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में इनसे जो है सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो एग्जाम में पूछी जाती हैं कई बार, तो उनके बारे में हम बात करेंगे।
उसके बाद ये इस चैप्टर में जो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। और जो है इस चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन तक यहाँ पर कई बार पूछे भी गए हैं, तो उनकी मैं बात करने वाला हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। एक तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद यूनिस कमेटी, तो वो वाला भी एक बार पूछा जा चुका है। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जयपुर परकोटा को यूनेस्को द्वारा विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया था। 2019 में ही अजरबैजान में जो है, वहाँ अजरबैजान की राजधानी है बाकू, तो बाकू में ये घोषणा की गई थी, बाकू शहर में, कि जयपुर का परकोटा जो है उसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करेगी। तो जयपुर के परकोटे को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर अब मैं आगे यहाँ पर बता देता हूँ आपको। राजस्थान में 7 पुरातत्व सर्किट स्थापित किए गए हैं। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा। ये 7 पुरातत्व सर्किट हैं यहाँ पर। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर और कोटा। तो ये 7 आपको सर्किट याद रखने हैं, कौन कौन से पुरातत्व की दृष्टि से ये सर्किट बनाए गए हैं। एक अजमेर को, जोधपुर को, बीकानेर को, उदयपुर को, जयपुर को, भरतपुर को और कोटा को, ये पुरातत्व सर्किट यहाँ पर बनाए गए हैं। 1985 में यूनेस्को ने केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर को जो है विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में 1985 में शामिल किया गया। तो यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर बनाया गया यूनेस्को केवलादेव को। 1985 में यूनेस्को ने केवलादेव अभ्यारण्य जो भरतपुर में है उसको जो है विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, 1985 कब शामिल किया गया केवलादेव को, 1985 में। उसके बाद 1 अगस्त 2010 को जयपुर के जंतर मंतर को भी यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल किया। तो जंतर मंतर को कब शामिल किया, 1 अगस्त 2010 को। तो अगस्त 2010 तो आपको कम से कम याद होना चाहिए, और 1985 केवलादेव याद होना चाहिए। आपसे मान लो डेट याद नहीं रहती है तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं, अगस्त 2010 को जयपुर के जंतर मंतर को विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। 21 जून 2013 को 6 किले जो हैं, 6 किले दुर्ग जिन्हें हम बोलते हैं, तो 6 किले दुर्गों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो यूनेस्को ने 6 किलों को 21 जून 2013 को, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 21 जून 2013। तो 21 जून 2013 को 6 किलों को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल किया। एक आमेर दुर्ग जयपुर में है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में और जैसलमेर दुर्ग जो है जैसलमेर में। ये 6 दुर्ग जो है यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल किए। इनकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। ची से यहाँ पर चित्तौड़गढ़, कू से यहाँ पर कुंभलगढ़, गा से यहाँ पर गागरोन, जा से यहाँ पर जैसलमेर और रा से यहाँ पर रणथंभौर, आम से यहाँ पर आमेर। तो ये 6 किले हो गए जो यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल करे हैं। तो 6 को याद रखना है आपको, चीकू गाजर आम, ये 3 फलों के नाम याद रखने हैं, चीकू, एक गाजर और एक आम। इनसे आप याद निकाल सकते हो इन 6 किलों को। ची से चीकू, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जा से यहाँ पर जैसलमेर, रा से यहाँ पर रणथंभौर, आम से यहाँ पर आमेर। ये 6 दुर्ग हो गए जिनको 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने बात करूं मैं, राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है, ये कालबेलिया नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको यूनेस्को ने शामिल किया है। तो ये भी पूछा गया है कि कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा, वो राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है। तो कालबेलिया जो नृत्य है उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 2000 से ही पर्यटन पुलिस तैनात कर दी। तो मतलब पर्यटन वाले जो एरिया है वहाँ पर पुलिस को जो है पुलिस वाले जो है वहाँ पर आप देखते होंगे 2000 से ही पुलिस वालों को लगाया गया, वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई उनकी। तो पर्यटन के लिए अलग से पुलिस बनाई गई थी 2000 से। सन 2000 से ही जो है राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने अपनी पर्यटन पुलिस तैनात कर दी पर्यटन वाले एरिया पर। भारत का पहला हेरिटेज होटल जो है अजीत भवन है, जो कि जोधपुर जिले में है, जिसे 1991 में हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया था। तो अजीत भवन कहाँ है, ये जोधपुर में है, एक हेरिटेज होटल है ये, जिसे 1991 में हेरिटेज होटल का ये दर्जा दिया गया। अब जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है सुंदा पर्वत पर, जालौर में। तो सुंदा पर्वत पर, ये जालौर में जो है, ये राजस्थान का पहला रोपवे। क्या होता है, जैसे कि दो पहाड़ों के बीच में खाई होती है, तो एक तार के माध्यम से, आपने देखा होगा, एक छोटी सी उसमें बैठने की मशीन सी होती है, उसके जरिए उस तार से जो है वहां से चले जाते हैं दूसरे साइड के पहाड़ पे। मतलब इधर भी पहाड़ है और इधर की साइड में भी पहाड़ है, तो बीच में जो है यहाँ पर कुछ रस्सी सी आपने देखी होगी, लगा देते हैं, और उस पर एक छोटा सा डिब्बा सा लगा होता है जिसमें लोग बैठ जाते हैं, और वो खिसक के जो है इधर से जाती है और दूसरे पहाड़ पर पहुंचा देती है। तो ये आप समझ गए होंगे रोपवे क्या होते हैं। तो रोपवे जो है ये सबसे पहला जो है सुंदा पर्वत पर लगाया गया, जालौर में, 20 दिसंबर 2006 में ये लगाया गया था, दिसंबर 2006 में। तो ये ध्यान रखना है आपको, 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा पर्वत पर लगाया गया। दूसरा रोपवे जून 2018 में लगाया गया, 8 जून को करणी माता के मंदिर पर लगाया गया, दूध तलाई उदयपुर में ये लगाया गया था। करणी माता के मंदिर में लगाया गया था, दूध तलाई उदयपुर में। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में भी है और उदयपुर में भी है, तो कई जगह हैं। फेमस वाला जो है वो देशनोक वाला है। तो करणी माता का मंदिर दूध तलाई उदयपुर में इसको लगाया गया था, राजस्थान का दूसरा रोपवे। बहुत सारे मंदिर हैं राजस्थान में एक जैसे, लेकिन जो ज़्यादा फेमस होता है उसको जाना जाता है। तो दूध तलाई उदयपुर में जून 2008 में ये दूसरा रोपवे लगाया गया। पहला 2006 में लगाया गया था सुंदा पर्वत पर, दूसरा करणी माता के मंदिर में लगाया गया, तीसरा जो है 2016 में लगाया गया था, मई 2016 में। पुष्कर में जो है अजमेर में सावित्री माता का जो मंदिर है उसमें ये लगाया गया था तीसरा रोपवे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तीसरा रोपवे कहाँ लगाया गया था? सावित्री माता के मंदिर में ये लगाया गया। तो 3 रोपवे आपको याद रखने हैं। पहला रोपवे जो लगाया गया सुंदा पर्वत जालौर में, दूसरा करणी माता के मंदिर में दूध तलाई उदयपुर में, तीसरा जो है पुष्कर के सावित्री माता के मंदिर में लगाया गया। अब राजस्थान का पहला जो है शिल्पग्राम। शिल्पग्राम का मतलब होता है जहां पर मिट्टी से बने सामान बेचे जाते हैं, या फिर जहां पर जो खुद के हाथों से बनाए गए सामान बेचे जाते हैं, वैसे जैसे जो कि घर पर बनाए जाते हैं हस्तकला वाले। तो घर पर कुछ सामान जो बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट वाले, हैंडीक्राफ्ट के जो सामान है वो शिल्पग्राम कहलाते हैं। जहाँ पर उस स्थान को कहते हैं शिल्पग्राम जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से बने सामान मिलते हैं, उसे हम शिल्पग्राम कहते हैं। तो ये समझ गया होगा, राजस्थान का जो है पहला शिल्पग्राम आपको समझ में आ गया होगा। 1989 में उदयपुर जिले का हवाला गांव जो है वहां पर ये स्थापित किया गया था पहला शिल्पग्राम। उस हवाला गांव को ही जो है वहां पर स्थापित कर दिया गया शिल्पग्राम, जहां पर जो है हाथ से बने सामान बिकते हैं। इस शिल्पग्राम में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा राज्यों की वहां पर संस्कृति के दर्शन होते हैं। मतलब यहाँ पर राजस्थान के जैसे सामान भी वहाँ पर मिलते हैं, गुजरात की वेशभूषा जैसे सामान मिलते हैं, मध्य प्रदेश के सामान भी वहाँ पर मिलते हैं, महाराष्ट्र की जो फेमस चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर हाथ से बनाई हुई चीज़ें मिलती हैं, गोवा की भी वहाँ पर मिलती हैं। तो ये जो पहला शिल्पग्राम था ये जो है हवाला गांव में स्थापित किया गया था उदयपुर जिले में। ये पूछा गया है कई बार कि राजस्थान का पहला शिल्पग्राम कहाँ स्थापित किया गया? 1989 में उदयपुर जिले के हवाला गांव में स्थापित किया गया। राजस्थान का दूसरा शिल्पग्राम पुष्कर अजमेर में स्थापित किया गया। कहाँ? पुष्कर में स्थापित किया गया, जो कि अजमेर में है। तो राजस्थान का दूसरा शिल्पग्राम जो है पुष्कर अजमेर में है, और तीसरा शिल्पग्राम जो है यहाँ पर ये सवाई माधोपुर जिले में है। तो सवाई माधोपुर में तीसरा है। पहला शिल्पग्राम कहाँ है? उदयपुर के हवाला गांव में, दूसरा पुष्कर अजमेर में, और तीसरा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। राजस्थान का चौथा शिल्पग्राम जो है वो है पालगाम जोधपुर में। चौथा शिल्पग्राम कहाँ है? पालगाम जोधपुर में। राजस्थान का चौथा शिल्पग्राम कहाँ है? पालगाम में है, जो कि जोधपुर में है। तो राजस्थान का चौथा शिल्पग्राम कहाँ है? पालगाम जोधपुर में। पहला शिल्पग्राम उदयपुर के हवाला गांव में, दूसरा शिल्पग्राम पुष्कर अजमेर में, तीसरा शिल्पग्राम सवाई माधोपुर में, और चौथा शिल्पग्राम जो है पालगाम जोधपुर में। तो ये आपको सीधे सीधे याद करने हैं, इसमें कोई आपको हेर फेर नहीं करना है। जो भी आपसे पूछ ले, चाहे पहला शिल्पग्राम पूछे चाहे चौथा पूछे, तो आपको सीधा याद होना चाहिए। राजस्थान सरकार के द्वारा प्राचीन धरोहर एवं स्मारकों के संरक्षण के लिए 1961 में राजस्थान स्मारक पुराशेष स्थान प्राचीन वस्तु अधिनियम पारित किया गया। तो ये अधिनियम जो है राजस्थान के लिए बनाया गया था, 1961 में बनाया गया राजस्थान स्मारक पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम, जिसमें क्या है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्राचीन धरोहरों और स्मारकों के संरक्षण के लिए ये अधिनियम बनाया गया, जिससे कि प्राकृतिक जो धरोहर हैं, स्मारक हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इस वजह से ये एक्ट बनाया गया, 1961 वाला एक्ट, राजस्थान स्मारक पुराशेष स्थान प्राचीन वस्तु अधिनियम। 1961 के अधिनियम से ही जो है ये यहाँ पर इनका जो है संरक्षण किया जा सकता है, जिससे कि लोग इनको नुकसान नहीं पहुंचाए। राजस्थान सरकार द्वारा हाथियों को प्राकृतिक परिवेश उपलब्ध करवाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
जयपुर जिले के कोंडागांव में हाथीगाम स्थापित किया गया। तो एक हाथीगाम जो है कहाँ पर है, जयपुर में बनाया गया। ये गांव स्थापित किया गया हाथीगाम, जिसे हम हाथीगाम कहते हैं। वैसे गांव तो कोंडागांव है, कोंडागांव नाम से इसको जानते हैं हम। इस कोंडागांव को हाथियों का गांव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाथियों के लिए बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर कुछ ऐसा आवास यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिससे कि हाथियों के लिए जीने के लिए जो है वहाँ पर आसानी हो। तो ऐसी प्राकृतिक परिवेश उनको उपलब्ध करवाते हैं जिससे कि वहाँ पर पर्यटन भी आए और देखने के लिए वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा आए। तो कोंडागांव जो है ये फेमस गांव है राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से। आगे हम देखते हैं यहाँ पर 31 मार्च 2016 को, ये कोंडागांव वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा हाथीगाम के नाम से प्रसिद्ध है। कोंडागांव जो कि जयपुर में है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर 31 मार्च 2016 को राजस्थान के मेहरानगढ़ किले को जो है यहाँ पर बेस्ट हिस्टोरिकल अट्रैक्शन, राजस्थान नेशनल पार्क को बेस्ट नेचुरल अट्रैक्शन तथा जैसलमेर के विंड डेजर्ट कैंप को फेवरेट हॉलीडे कैंप के नाम का पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया गया। अब देखिए राजस्थान का जो मेहरानगढ़ किला है उसको बेस्ट हिस्टोरिकल अट्रैक्शन का जो है यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। रणथंभौर नेशनल पार्क को बेस्ट नेचुरल अट्रैक्शन, क्योंकि रणथंभौर में आप जाओगे तो आपको बिल्कुल प्राकृतिक दृश्य दिखेंगे वहाँ पर, तो इस वजह से इसको बेस्ट नेचुरल अट्रैक्शन, प्राकृतिक रूप से आकर्षित करता है रणथंभौर नेशनल पार्क, आपको अट्रैक्टिव सा दिखेगा ये, तो इसको नेचुरल अट्रैक्शन का अवार्ड दिया गया। जबकि मेहरानगढ़ को बेस्ट हिस्टोरिकल अट्रैक्शन का अवार्ड दिया गया, क्योंकि मेहरानगढ़ का किला जो है ये हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही आकर्षित है, बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, इस वजह से इसको बेस्ट हिस्टोरिकल अट्रैक्शन का अवार्ड दिया गया। जबकि रणथंभौर नेशनल पार्क को जो है बेस्ट अट्रैक्शन का, बेस्ट नेचुरल अट्रैक्शन का अवार्ड दिया गया। और जैसलमेर का जो विंड डेजर्ट कैंप है उस विंड डेजर्ट कैंप को जो है फेवरेट हॉलीडे कैंप के जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फेवरेट हॉलीडे कैंप का पुरस्कार जो है ये जैसलमेर के विंड डेजर्ट कैंप को दिया गया। आगे हम यहाँ पर देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राजस्थान में जो है यहाँ पर आप देखोगे 18 तो राजकीय संग्रहालय हैं, मतलब सरकारी गवर्नमेंट म्यूजियम है, और 47 यहाँ पर पुरास्थल हैं, और 331 संरक्षित स्मारक हैं, और 2 यहाँ पर कला दीर्घाएं हैं। तो ये जो है राजस्थान में वर्तमान में है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी चीज़ें वर्तमान में यहाँ पर राजस्थान में है, तो ये आपको याद रखनी बहुत ही जरूरी है। कौन कौन सी चीज़ें? 18 तो राजकीय संग्रहालय, 47 पुरास्थल, 331 संरक्षित स्मारक। 18 राजकीय संग्रहालय, 47 पुरास्थल है, 331 संरक्षित स्मारक हैं, और 2 यहाँ पर कला दीर्घ राजस्थान में वर्तमान में हैं। आगे अब यहाँ पर हम देखते हैं संग्रहालयों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ है? ये हनुमानगढ़ में है। सर छोटू राम संग्रहालय संगरिया स्थान है एक हनुमानगढ़ में, वहाँ पर है छोटू राम स्मारक संग्रहालय। तो कैसे याद रखना है आपको? छोटू राम के संग हम जाएंगे कहाँ? हनुमानगढ़। छोटू राम के संग जाएंगे हनुमानगढ़, मतलब छोटू राम संग्रहालय संगरिया में, संगरिया मतलब संग जाएंगे यहाँ पर, तो हनुमानगढ़ में। तो छोटू राम संग्रहालय कहाँ पर है? संगरिया, हनुमानगढ़ में। तीसरा यहाँ पर हम देखेंगे अल्बर्ट संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर में है, क्योंकि अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में है, तो अल्बर्ट संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर में है। डोल संग्रहालय जो है ये भी जयपुर में है, डोल संग्रहालय जयपुर। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो है ये भी जयपुर में है। तो जयपुर में बहुत सारे हैं, अल्बर्ट संग्रहालय, डोल संग्रहालय, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ये जयपुर में है। अब देखिए राजपूताना संग्रहालय ये अजमेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना भी अजमेर में की गई थी 1832 में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में 1832 में। और राजपूताना संग्रहालय कहाँ है? ये भी अजमेर में है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर बागौर की हवेली कहाँ है? ये उदयपुर में। काफी लोग इसको भीलवाड़ा करके आते हैं, वो गलत करते हैं, क्योंकि बागौर की हवेली तो है उदयपुर में, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा किया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बागौर की हवेली कहाँ है? उदयपुर में है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने किया था। मीरा संग्रहालय ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। मीरा संग्रहालय कहाँ पर है? उदयपुर में। जबकि मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, लेकिन मीरा संग्रहालय की बात करी जाती है उदयपुर में। ये अंतर आपको ध्यान रखने हैं। जब मेले की बात करूं, मीरा जो महोत्सव है वो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो चित्तौड़गढ़ में, लेकिन मीरा जो म्यूजियम है, संग्रहालय, ये उदयपुर में है। माणिकलाल वर्मा आदिम जनजाति जो शोध संस्थान है, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। तो माणिकलाल वर्मा का संबंध उदयपुर से था, सभी को पता है। जब मैंने एकीकरण पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था, माणिकलाल वर्मा जो है एकीकरण से रिलेटेड थे। उदयपुर में जो है माणिकलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान भी वहां पर है। आगे हम देखेंगे राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। राजीव गांधी
क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय राम सिंहपुरा गांव में एक सवाई माधोपुर में, वहां पर स्थापित किया गया। देश का यह जो है 5वां प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है, जिसे 1 मार्च 2014 को पर्यटकों के लिए खोला गया था। 1 मार्च 2014 को। तो राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? ये राम सिंहपुरा गांव में है, सवाई माधोपुर में ये गांव। देश का ये 5वां जो है प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है, जिसे 1 मार्च 2014 को पर्यटकों के लिए खोला गया था। तो राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? राम सिंहपुरा गांव में है, जो कि सवाई माधोपुर में है। यह देश का 5वां प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है, जिसे 1 मार्च 2014 को पर्यटकों के लिए खोला गया। 1 मार्च 2014 को। 24 अगस्त 2015 को जैसलमेर के सैन्य क्षेत्र में युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। जैसलमेर के सैन्य क्षेत्र में एक युद्ध संग्रहालय बनाया गया था, जिसका वहां पर उद्घाटन किया गया जैसलमेर में 24 अगस्त 2015 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 24 अगस्त 2015, जहां पर जो है जैसलमेर के एक सैन्य एरिया है जहां पर सैनिक रहते हैं, तो उस क्षेत्र में युद्ध संग्रहालय बनाया गया। युद्ध के लिए जो है एक म्यूजियम बनाया गया, जहां पर युद्ध के सामान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो है आज चैप्टर था पर्यटन, तो पूर्ण रूप से खत्म जो है कर दिया गया है। इसमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये कुछ इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक मैं योजना और बता देता हूँ आपको, हृदय योजना। तो हृदय योजना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक योजना है जिसे मैं हृदय योजना के नाम से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हृदय योजना ये क्या है? ये पर्यटन से रिलेटेड है। ये पूछ ली जाती है कई बार कि हृदय योजना का संबंध किससे है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि देश के 12 शहर जो हैं, 12 शहर, इनको विरासत स्थलों का विकास, इन 12 शहरों में विरासत स्थलों का विकास और मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 21 जनवरी को की गई 2015 में, और इसके अंतर्गत राजस्थान के अजमेर को चुना गया। कौन सा शहर को? अजमेर को। हृदय योजना के अंतर्गत राजस्थान का अजमेर शहर जो है चुना गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब शुरू की गई थी? 21 जनवरी 2015 को। ये योजना 21 जनवरी 2015 को जो है यहाँ पर शुरू की गई। तो हृदय योजना का संबंध अजमेर से है। यहाँ पर 12 शहरों को जो है, यहाँ पर 12 शहरों में मरम्मत का काम करवाया जा रहा है और विरासत स्थलों का विकास किया जा रहा है। हृदय सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये मेन चीज आपको याद रखनी है, अजमेर में है, हृदय योजना का संबंध अजमेर से है। इसके लिए अजमेर शहर को चुना गया है हृदय योजना के लिए। 12 विरासत स्थलों में विरासत स्थल बनाए जा रहे हैं, मरम्मत करवाई जा रही है, और 21 जून 2015 को इसको प्रारंभ किया गया। एक योजना और है जिसको मैं आपको बता देता हूं, जिसे मैं यहाँ पर बोलूंगा प्रसाद योजना। प्रसाद, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ उसको प्रसाद योजना। तो ये योजना भी आपको याद रखनी है। प्रसाद योजना जो है 2014-15 में ये स्टार्ट की गई थी। कब? 2014-15 में। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के अजमेर को चुना गया। इसमें भी राजस्थान के अजमेर जिले को चुना गया इस योजना के अंतर्गत। तो ये योजना भी आपको ध्यान रखनी है। प्रसाद योजना 2014-15 में स्टार्ट की गई थी, इसमें भी अजमेर शहर को चुना गया है। अब देखिए कई सर्किट आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मेगा डेजर्ट सर्किट, इसमें पश्चिमी राजस्थान के जिलों को चुना गया है। कृष्णा सर्किट में जहाँ पर कृष्ण भगवान की ज़्यादा जो है मंदिर हैं, वहाँ पर उनको कृष्णा सर्किट कह देते हैं। बुद्धा सर्किट, जहाँ पर बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के जो है आपको मंदिर या फिर जो भी होते हैं मठ वगैरह, वो जहाँ पर मिलते हैं, जैसे जापान, चीन, श्रीलंका, दक्षिण एशिया, तो इनको हम बौद्ध सर्किट कह देते हैं। कृष्णा सर्किट जैसे श्रीनाथ जी का मंदिर, गोविंद देव जी का कनक वृंदावन मंदिर, खाटू श्याम जी का, गलता जी का, तो ये कृष्णा सर्किट में आते हैं। तो साथियों आज आपका ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिया गया है। इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे इसी के अंदर से पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।